नमस्कार, गुड मॉर्निंग। अपडेट इंडिया देख रहे हैं आप। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। प्रधानमंत्री आज आंध्र प्रदेश में कई प्रोजेक्ट्स का करेंगे शिलान्यास। ग्रीन हाइड्रोजन हब की रखेंगे नींव। 300 एकड़ में 25 इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट बनेगी। पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का दिल्ली में स्मारक बनेगा। बेटी शर्मिष्ठा बोली, बाबा कहते थे राजकीय सम्मान मांगने नहीं चाहिए। पीएम की पहल के लिए आभार। वन नेशन वन इलेक्शन पर जेपीसी की बैठक 8 जनवरी 2025 को होगी पहली बैठक। पीपी चौधरी करेंगे अध्यक्षता। जगदीश डंडेवाल की हालत नाजुक, बोलने में दिक्कत हो रही। किसान नेता केंद्र को दी चेतावनी। वी नारायण इसरो के नए चेयरमैन बनाए गए। रॉकेट और स्पेसक्राफ्ट ऑपरेशन के एक्सपर्ट 14 जनवरी को एस सोमनाथ की लेंगे जगह। और अब खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज आंध्र प्रदेश का दौरा करेंगे। विशाखापट्टनम में पीएम मोदी 1.85 लाख करोड़ रुपए की परियोजना का वर्चुअली शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे। वे पुंडीमडका में बन रहे ग्रीन हाइड्रोजन हब प्रोजेक्ट की नींव भी रखेंगे। विकास परियोजनाओं के तहत 300 एकड़ में 25 इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का निर्माण किया जाएगा। इसके अलावा सड़कें, इंडस्ट्रियल सेंटर, पोर्ट और केमिकल स्टोरेज जैसे प्रोजेक्ट्स की आधारशिला भी रखी जाएगी। ग्रीन हाइड्रोजन हब प्रोजेक्ट्स को गगवारम पोर्ट के पास लगभग 1200 एकड़ जमीन पर बनाया जाएगा। इसकी लागत 1.85 लाख करोड़ रुपए है, जिसका 20 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी विकसित करना है। यहाँ रोज 1500 टन ग्रीन हाइड्रोजन का उत्पादन होगा। ग्रीन अमोनिया, ग्रीन मेथानाइल और यूरिया समेत ग्रीन केमिकल्स का उत्पादन भी किया जाएगा। पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के निधन के 4 साल बाद केंद्र सरकार दिल्ली में उनका स्मारक बनाने वाली है। इसके लिए राष्ट्रीय स्मृति कॉम्प्लेक्स में जगह ढूंढी जाएगी। सरकार ने हाल ही में प्रणब मुखर्जी की बेटी शर्मिष्ठा मुखर्जी को पत्र भेजकर इसकी जानकारी दी। प्रणब मुखर्जी का निधन 31 अगस्त 2020 को हुआ था। वे 2012 से 2017 के बीच राष्ट्रपति रहे थे। वहीं शर्मिष्ठा मुखर्जी ने मंगलवार को पीएम मोदी से मुलाकात कर उन्हें धन्यवाद दिया। इस मुलाकात की फोटो और सरकार का पत्र एक्स पर सोशल मीडिया पर शेयर कर उन्होंने लिखा कि पीएम मोदी को इस पहल के लिए आभार, मुझे इसकी बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। वन नेशन वन इलेक्शन के लिए पहली बैठक की तारीख सामने आ चुकी है। गठित जेपीसी में 39 सदस्यों की पहली बैठक 8 जनवरी को होगी। 2025 को आयोजित की हो रही है। वहीं दरअसल पिछले सप्ताह संसद ने पैनल बनाने का प्रस्ताव पारित किया था, जिससे अब अधिकतम राज्यों का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के लिए 39 सदस्य होंगे। संयुक्त संसदीय समिति यानी कि जेपीसी की अध्यक्षता पूर्व कानून मंत्री पीपी चौधरी करेंगे। हरियाणा पंजाब के खनौरी बॉर्डर पर आमरण अनशन पर बैठे किसान नेता जगदीप सिंह डंडेवाल की हालत नाजुक है। उनके अनशन का आज 44वां दिन है। वह किसी के साथ बात भी नहीं कर पा रहे हैं। उधर किसान नेताओं ने तय किया है कि 26 जनवरी को पूरे देश में ट्रैक्टर मार्च निकाला जाएगा। आगामी दिनों में इस बारे में प्लान जारी किया जाएगा। केंद्र सरकार को समय रहते किसानों के मुद्दे को गंभीरता से हल करना चाहिए। अगर डंडेवाल को कुछ भी हुआ तो केंद्र हालात नहीं संभाल पाएगा। केंद्र सरकार ने मंगलवार को स्पेस साइंटिस्ट वी नारायण को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो का नया चेयरमैन नियुक्त किया है और नए स्पेस डिपार्टमेंट का सचिव भी बनाया गया है। वे 14 जनवरी को इसरो चीफ एस सोमनाथ की जगह लेंगे। नारायणन का कार्यकाल 2 साल का रहेगा। वहीं फिलहाल वे वलियामाला स्थित लिक्विड प्रोफेशनल सिस्टम सेंटर यानी कि एलपीएससी के डायरेक्टर हैं। नारायण के पास 40 साल का अनुभव है। वे रॉकेट और स्पेसक्राफ्ट ऑपरेशन के एक्सपर्ट हैं। कांग्रेस मुख्यालय का नया पता 9A कोटला रोड होगा। 24 अकबर रोड स्थित कांग्रेस मुख्यालय अगले 2 से 3 हफ्ते में नए जगह शिफ्ट हो जाएगा। नए भवन का नाम इंदिरा भवन रखा गया है। कांग्रेस मुख्यालय भूमिगत समेत 7 मंजिला है। ये पार्टी के अलावा अनुसांगिक संगठनों का भी मुख्यालय होगा। अभी 24 अकबर रोड पर मुख्यालय, सेवादल इसी रोड पर 24 नंबर बंगले और या रायसीना रोड पर युवा कांग्रेस और भारतीय छात्र संघ का कार्यालय है। नए भवन में एक संग्रहालय होगा जो भारतीय वास्तुकला का अनूठा नमूना होगा। इसमें पार्टी के इतिहास से वर्तमान तक के सफर को दिखाया गया है। इसमें सुरक्षा को काफ़ी महत्व दिया गया है। अभी 24 अकबर रोड पर मुख्यालय, सेवादल इसी रोड पर 24 नंबर बंगले और रायसीन रोड पर युवा कांग्रेस और भारतीय छात्र संघ का कार्यालय है। मालदीव के रक्षा मंत्री घासन मौमून
बुधवार को भारत की 3 दिवसीय यात्रा पर आएंगे। मोमून की इस यात्रा का उद्देश्य दोनों देशों के संबंधों में आए सुधार के बीच द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत बनाना है। मोमून राष्ट्रीय राजधानी में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ व्यापक वार्ता करेंगे। वह कई वरिष्ठ अधिकारियों से भी मुलाकात करेंगे। राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज़्ज़ू की मांग पर भारत द्वारा अपने सैन्य कर्मियों को मालदीव से वापस बुलाए जाने के करीब 8 माह बाद द्विपक्षीय क्षेत्र के मंत्री यहां की यात्रा पर आ रहे हैं। रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 8 जनवरी को नई दिल्ली में मोमून के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे। इसमें कहा है कि दोनों मंत्री मालदीव नेशनल डिफेंस फोर्स की क्षमता बढ़ाने के लिए प्रशिक्षण, अभ्यास और रक्षा अभियोजनाओं के साथ साथ रक्षा उपकरणों की आपूर्ति सहित द्विपक्षीय रक्षा सहयोग के विभिन्न पहलुओं की समीक्षा करेंगे। मंत्रालय ने कहा है कि मालदीव भारत की पड़ोसी प्रथम नीति में विशेष स्थान रखता है। इस नीति का उद्देश्य हिंद महासागर क्षेत्र में स्थिरता और समृद्धि लाना है। घासन मोमून गोवा और मुंबई भी जाएंगे। स्टैंडर्ड ग्लास लाइनिंग टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड के आईपीओ का आज यानी कि 8 जनवरी को आखिरी दिन है। 2 दिन में ही ये आईपीओ कुल 34.94 गुना सब्सक्राइब हो चुका है। रिटेल कैटेगरी में ये इशू सबसे ज़्यादा 33.37 गुना सब्सक्राइब हुआ है। वहीं क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स यानी कि QIB कैटेगरी में भी 4.63 गुना और नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स यानी कि NII कैटेगरी में 78.99 गुना सब्सक्राइब हुआ है। 13 जनवरी को कंपनी के शेयर बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज यानी कि BSE और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज NSE पर लिस्ट होंगे। इस इशू के जरिए कंपनी 410.05 करोड़ रुपए जुटाना चाहती है। इसके लिए कंपनी 210 करोड़ रुपए के 1.50 करोड़ रुपए शेयर्स इशू करेगी, जबकि कंपनी के मौजूदा निवेशक ऑफर फॉर सेल यानी कि OFS के जरिए 200.05 करोड़ रुपए के 1.43 करोड़ रुपए शेयर बेच रहे हैं। सरकार ने वित्त वर्ष 2024-25 के सकल घरेलू उत्पाद यानी कि GDP का अनुमान 6.4% पर बरकरार रखा है। सांख्यिकी मंत्रालय ने आज यानी कि मंगलवार को 7 जनवरी को ये आंकड़े जारी किए। एक साल पहले यानी कि 2023-2024 में ये आंकड़ा 8.2% था। मैन्युफैक्चरिंग और इन्वेस्टमेंट ग्रोथ में संभावित गिरावट के कारण इस बार GDP ग्रोथ का अनुमान घटाया गया है। वित्त वर्ष 2022 में 9.7%, 23 में 7%, 24 में 8.2% की ग्रोथ दर्ज हुई थी। यानी कि पिछले 4 साल में GDP ग्रोथ 7% या उसके ऊपर ही रही है। पहली बार ये 7% से नीचे आ सकती है। उत्तर मध्य पूर्व और पूर्वांचल भारत को कोहरे और कड़ाके की ठंड से अभी राहत मिलती नहीं दिख रही है। पश्चिमी विक्षोभ के चलते पहाड़ों पर भारी हिमपाल और मैदानी राज्यों के कुछ इलाकों में बारिश होने के से जनजीवन अस्त व्यस्त हो रहा है। मंगलवार को दिल्ली NCR समेत अधिकतर क्षेत्रों में बादल छाई रही, जिससे अधिक ठंड महसूस हुई। वहीं मौसम विभाग ने अगले 2 दिन 13 राज्यों में कोहरे और ठंड को लेकर येलो और ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। खबरों में आज के लिए बस इतना ही। तमाम खबरों के लिए देखते रहे अपडेट इंडिया न्यूज़।